नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए नौजवान। मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मिल्लत टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए लाया जाता है ताकि आपको नौजवानों की बातों से आगाह किया जाए। नौजवान, हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं नौजवान सहाफ़ी, फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ सेव लाइफ फाउंडेशन, बिहार के रहने वाले हैं। और इस फाउंडेशन का काम ये है कि एजुकेशन के मैदान में, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के मैदान में और हेल्थ सेक्टर में काम करना इनका एक मकसद है। और बिहार में ख़ास करके उन बच्चों का जो माइनॉरिटीज़ से जिनका ताल्लुक़ है, संबंध है, उनके लिए ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप जारी करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं शाह अज़मतुल्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से आपका ख़ासा ताल्लुक़ है। बिहार में आप जो है ज़मीनी सतह पर काम करते हैं। तो आप ज़मीनी सतह पर काम करते वक्त अपनी किस चीज़ को बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माना? आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा परेशानी, किन चीज़ों को आपको सामना करना पड़ा? वो परेशानी क्या है? जब मैं 2013 में काम शुरू किया बगैर किसी फाउंडेशन, बगैर तंजीम के, तो सबसे पहले मैंने स्कूल और मदारिस का दौरा किया और 19 इज़ला का दौरा किया और इन्वायरमेंट पे काम किया। फिर मुझे लगा कि इन्वायरमेंट पे काम तो होगा ही, उससे पहले एजुकेशन पे काम करना चाहिए। फिर जब मैं एजुकेशन पे काम करने के लिए कई इंस्टीट्यूशन में गया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश किया, मेरी टीम हुआ करती थी। 2013-14 में काफ़ी मैं सरगर्म रहा पास आउट होने के बाद। लेकिन जब हमने इस चीज़ को पाया कि सबसे पहले तालीम के साथ साथ हम सिस्टम और मैकेनिज़्म को बेहतर बनाने के लिए, मदारिस के हों या स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के हों, जो सूरत हाल है बिहार और पूरे हिंदुस्तान की, उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत, उसका ग्राफ गिर चुका है। उसके स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि आप एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते मैट्रिकुलेशन करने के बाद। बहुत ख़राब दौर से गुज़र रहा है। तो इस वक्त में, ऐसे वक्त में सिस्टम और निज़ाम को बदलने के लिए एक तहरीक की ज़रूरत है। ऐसे तहरीक की जो नौजवान सरगर्म हो और नौजवान की आवाज़ को आवाज़ दी जाए। और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस पैगाम को देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और उसको बेहतर करें। 1947 के बाद आज़ादी कितने दिन हो गए? 72 साल हो गए। लेकिन बिहार की जो एजुकेशन की हालत है अब भी बहुत ही खस्ता हाल है अगर माना जाए। और बिहार हर साल एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं किसी घोटाले में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम आ ही जाता है। तो आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है कि आखिर बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है आखिर इस मोड़ पे आकर के खड़ा क्यों है? अफसोस की बात है, जब तफ्तीश सामने आई, जब इंस्पेक्शन हुए, तो गैरेज में कॉलेज चल रहे थे, स्कूल ज़मीन पे नहीं है, मदरसा ज़मीन पे नहीं है, लोग उसकी बहाली हो चुकी है, उस पर तनख्वाह पाते हैं और उसमें टीचर्स जो हैं आपको उनके अंदर मेरिट्स नहीं हैं, बगैर किसी मेरिट्स के बहाल कर लिया गया पहले। फिर बेहतर किया नीतीश कुमार ने कि फिर उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम लिया और फिर उसके बहाल किया उसको। तो पहले से बेहतर कुछ हुआ है निज़ाम, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो अब तक नहीं हो सका है। और जहाँ तक आप बात करें सड़कें की बात करें या आप जो गवर्नमेंट कह रही है अभी आपको सांस निश्चय जो उसका प्रोग्राम है नीतीश कुमार हुकूमत का, तो ये पूरी तरीके से ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है और वो पूरी टीम इस काम को करने जा रहा है। सारे अफसरान, जितने भी हुकाम हैं, जितने भी अफसर्स हैं, वो आप उसको पेपर के ज़रिए लोगों तक सिर्फ पेपर पे काम दिखाया जा रहा है। अभी मदरसा बोर्ड से, जो फौकनिया से इंग्लिश ख़त्म कर दिया गया है,
तो एक तरह से हम बात करें तो मदरसा बोर्ड के जो बच्चे हुआ करते थे, जिसके थ्रू से वो एडमिशन लेकर थे, तो उनके लिए एक मतलब रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी इंग्लिश, अब वो हटा दिया गया। तो आपने इस पर कुछ किया, आपकी पार्टी या सॉरी आपकी जो फाउंडेशन उसने कुछ किया या? देखिए, मैं छोटा सा एक नौजवान छोटे से इलाके से आता हूँ, दरभंगा के जाले इलाके से। और वो खित्ता है कि वहाँ जो आबादी है मुसलमानों की, काफ़ी तादाद है मुसलमानों की आबादी, वहाँ लीडरशिप का फ़क़दान है, सारे बिहार में फ़क़दान है। और आपने पूछा कि मदरसा बोर्ड से इंग्लिश को हटाया जाना, जो समझिए लाजमी था, कंपलसरी था, उसको हटाया गया। तो उसमें एक मनज़्ज़म साजिश लगती है मुझे, इसलिए कि आर्जी चेयरमैन है मदरसा बोर्ड में तकरीबन 3.5 साल से, और फिर उसके जो मुलाजिम हैं वो फ़ैसला ले लेती है या किसके दबाव में लेती है, या संघ के इशारे पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि बच्चे, आप एक तरफ कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, हम जो है कंप्यूटर एजुकेशन की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, मदरसा और स्कूल दोनों के। लेकिन जब ज़मीनी सतह पर जाते हैं या माइनॉरिटी के इदारे को जब आपके निज़ाम आपके मातहत है, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। आप देख लिया जाए, आप डिस्क्रिमिनेशन ये देखें, पहली मरतबा आज़ादी के बाद नीतीश कुमार ने 25 करोड़ रुपया दिया है मदरसा बोर्ड को, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, बड़ा कदम है, मैं को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं उनको ज़हन तरफ ले जाना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड का आज तक कोई बिल्डिंग नहीं है, मदरसा बोर्ड के आज तक कोई दफ्तर नहीं, किराए के मकान में मदरसा बोर्ड का चल रहा है। ऐसे लोगों को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया जाना चाहिए जो इंग्लिश को भी जानता हो, इसलिए कि ज़ाब्ता जो उसका है, आइन जो है उसका, वो इंग्लिश में है, और उसमें फिर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, हिसाब पढ़ाया जाता है, फिर साइंस पढ़ाया जाता है, और अरबी का फ़ारसी पढ़ाया जाता है। तो उस सारी चीज़ों को पढ़ाया जाए तो उसका मालूमात माहिर तालीम का होना ज़रूरी है, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है तालीम के हल्के का। और उसको पाक करने के लिए, बेहतर निज़ाम करने के लिए सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हम जैसे नौजवानों को, कि बिहार के अंदर जो मदारिस के, जो हर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द या मदरसा के करीब मदरसा बोर्ड के इंक्वायरी का मसला हो, कमेटी का मसला हो, इसमें उलझा हुआ है पूरा तबका, और इससे हम समझते हैं कि इससे तो काफ़ी वायलेंस होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अजमत भाई, अगर हम बात करें तो अगर इंग्लिश को हटा दिया गया तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से साजिश है, मतलब मुसलमानों को यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन ना मिली, क्या आपको लगता है ये साजिश है? एकदम साजिश लगता है, इसलिए कि ये फ़ैसला 14 रुकन होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 3 MLA होते हैं और 1 MLC होते हैं उसके, या 2, उसमें आपको रुकन होते हैं जो सरकार के नुमाइंदा होते हैं, और जितने अरकान होते हैं वो सरकार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे लोगों को ही सरकार नॉमिनेट करती है जो हुकूमत के बहुत करीब होता है, और उसके ज़रिए जो चाहती है हुकूमत करती है। और इस वक्त अभी मदरसा बोर्ड बहुत ख़राब दौर से, हमेशा से ऐसा ही वो है कि एक मशीन रह गई है मदरसा बोर्ड या उसका दफ्तर, जो सर्टिफिकेट और सनद बेचती है, बांटती है, और वो सिर्फ इस काम को अंजाम दे रही है। और जहाँ तक आपको मैं कह दूँ, एजुकेशन सिस्टम की मदरसा बोर्ड के बहुत ख़राब हालत है, बहुत दयनीय हालत में है। और इसमें हम समझते हैं कि इसमें जो करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो वहाँ के मुलाजिम की बहाली वहीं होती है, रिटायरमेंट भी वहीं होता है। उस पर सबसे पहले हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए कोई आइन ज़ाब्ता बनाना चाहिए, और फिर आप जो इसका मसला है, जो बहाली जो कमेटी को रखी जाती है, वो ख़त्म देने से एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं इशारा करूँगा, उर्दू आबादी को कैसे इग्नोर किया जाता है, मैं आपको ये बताऊँ, वहाँ दूसरी ज़ुबान है उर्दू बिहार के अंदर। और आप नेम प्लेट की बात करें, या हुकूमतें बहुत सारे प्लान लाती हैं लेकिन ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, सेंट्रल हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत का हो या रियासती हुकूमत का हो, तो उसमें सिर्फ बजट में बड़े बड़े अमाउंट होते हैं जो देखकर तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत पर जब जाएंगे तो उसका बरक्स पाएंगे आप। तो इसको बेहतर करने के लिए ये है कि इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए वहाँ के मुलाजिम के लिए ये जो आइन है, ज़ाब्ता है, उसको ट्रांसफ़र का नज़म रखा जाए। और स्कूल में जो उर्दू आबादी के स्कूल के उर्दू टीचर जहाँ हैं
वहाँ उनके दूसरे काम लिए जा रहे हैं, या उर्दू ट्रांसलेटर से दूसरे काम लिए जा रहे हैं। और जहाँ मुस्लिम बच्चे हैं और कहा जाता है कि आप 30 एबव बच्चे हैं, 40 एबव बच्चे हैं, वो कहती है हुकूमत, हमारा आइन कहता है और ये तालीमी पॉलिसी जो है वो कहती है कि आप जो है मुस्लिम बच्चों के लिए, या जो भी हिंदू भी अगर उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो वो बच्चे जो है उनके लिए टीचरों का इंतज़ाम करेंगे, उर्दू टीचरों का। ये बहुत अहम रोल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, वहाँ उर्दू टीचर होते नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो उससे दूसरे काम लिए। आपने भी कहा कि लीडरशिप की फुकदान है बिहार में, तो आप अगर आप बात करें तो पार्टियों से आप क्या चाहते हैं कि आपको मुस्लिम होने के नाते आप क्या चाहेंगे पार्टियों से कि आपको क्या मिलना चाहिए? देखिए, मुसलमानों की आबादी बिहार के अंदर तकरीबन 20% है और मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ नहीं, सीमांचल और कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान बहुत बेहतर हालत में है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दूसरे रियासत का भी दौरा किया है, साउथ का छोड़कर, और मुसलमानों में एक लीडरशिप की कमी है, एक पार्टी की ज़रूरत है जो उसकी नुमाइंदगी कर सके। जहाँ तक कांग्रेस की बात रही या जो जितनी, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, तो क्या लीडर ऐसे लीडर की जरूरत? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो मैं चाहूँगा कि इत्तेहाद जो हो रहा है, अजीम इत्तेहाद, तो उसमें हम चाहते हैं कि बेहतर किया जाए और उनको भी उसमें शामिल किया जाए। मैं अख्तर इमान साहब को भी कहूँगा कि वो उनके लिए पहल करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी लोग अपील करें। और नहीं तो अख्तर इमान साहब तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से वो, हाँ, आज के न्यूज़पेपर में तो खबरें आई हैं और बात अंदर खाने से भी आ रही है कि अजीम इत्तेहाद की मांग सीमांचल में रखी जा रही है। और मैं तेजस्वी यादव से भी यही कहूँगा कि आप मुसलमान का वोट लेते आए हैं और सबसे बड़ी अभी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी जानी जा रही है, मुसलमान उसको पसंद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, 40% से 60%। जहाँ भी मुसलमानों की आबादी असेंबली हलक़े में या पार्लियामेंट्री में है तो उसमें उसको टिकट मिलनी चाहिए। वो मुसलमान जिस कास्ट का, ज़ात का आता हो, उससे बगैर इम्तियाज़ के, और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बड़े हिकमत अमली के साथ काम करना चाहिए, वोट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे मुसलमानों को पार्टिसिपेट ज़रूर करें, लेकिन क्रिटिसाइज़ ना करें किसी संघ का या किसी भी पार्टी का, और उससे बचना चाहिए। चौक चौराहे पे और होटलों में जो है आप गुफ्तगू ना करें, इसलिए कि 80% से अबव जो होटल्स होते हैं उसके स्टाफ होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं। गैर मुस्लिमों के होटल में मुसलमान चाय पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे नुकसान होता है, वोट का पोलराइजेशन होता है। और इसलिए मुसलमानों को इससे बहुत हिकमत, और ज़ात पात छोड़ के मुसलमान अभी जो 10 साल 12 साल से जो हुकूमत है वहाँ पे, वो ज़ात पात की मुसलमानों में खाई बनाई है, उसको मैं चाहता हूँ कि इसको ख़त्म करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब इससे पहले लालू प्रसाद की हुकूमत थी तो क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ किया था? लेकिन फिर भी मुसलमान उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुसलमान की थोड़ी कमज़ोरी ये रही है हमेशा कि अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को कभी ख़त्म नहीं करता है, और हमेशा मुसलमान जो है वो कौम है जो कभी किसी से डरता नहीं है। लालू प्रसाद ने कोई एहसान नहीं किया है उन पर, और इसलिए कि मुसलमानों का 90% वोट लेते हैं वो। और जहाँ तक आप टिकट की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, तो आपको देख लेना चाहिए कि 12% आबादी है यादव की, और उसकी हिस्सेदारी अभी असेंबली में तकरीबन 60 के करीब है, 61 है। और आप उसकी देख लें, आप ब्राह्मण की देख लें तो उसकी आबादी 6% तकरीबन है, तो वो उसकी नुमाइंदगी 50 एबव है, और मुसलमानों की आबादी 20 के करीब है, तो उसकी जो है वो 24 के करीब है। तो इसी वजह से मतलब लालू प्रसाद पर लोग भरोसा करते हैं? नहीं, लालू प्रसाद पर भरोसा इसलिए करते हैं कि वो फ़िरका परस्त ताकत के सामने कभी भी घुटना नहीं टेका है उन्होंने, और हिंदुस्तान में जितने भी सेकुलर पार्टीज़ हैं वो घुटना टेकी है, मिली है, वो मायावती के रूप में हो, ममता बनर्जी के रूप में हो, कि नीतीश कुमार आप देख रहे हैं जिस तरीके की उनकी सियासत है।
तो वो हमेशा ये देखा गया है कि लालू प्रसाद ने संघ के ख़िलाफ़ और कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान का, बिहार ही का नहीं, इस बात को सराहता है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात रही, डेवलपमेंट की बात रही, फलाह बहबूद की बात रही, उनके वक्त में काफ़ी ख़राब हालत थे, अब पहले से बेहतर हालात हैं। 2019 का इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, तब नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे आप, एक नौजवान सहाफ़ी होने के नाते नौजवानों को दिल में क्या होना चाहिए 2019 का इलेक्शन को मद्देनज़र? हम तो ये कहते हैं कि अगर नौजवान को रोड पर उतरने की ज़रूरत हो, घर घर डोर डोर जाने की ज़रूरत हो, तो जाना चाहिए और अवेयर करना चाहिए, और खामोशी और अपने अखलास के साथ लोगों को अवेयर करें, लोगों को हिंदू भाइयों से भी मिलें और उस पर बात करें। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा नहीं है, इस मुल्क के लिए ख़तरा है। जमहूरी मुल्क जो गुलदस्ता की तरह आपको दिखता है, अलग अलग मज़ाहिब के लोग इतने अच्छे तरीके से यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। और आपने देखा होगा, और सामीन जितने सुनेंगे इस प्रोग्राम को, सुन रहे हैं मेरे, वो देखा होगा कि मस्जिदों के गेटों पे और मज़ारों पे मिन्नतें मांगते हुए गैर मुस्लिम भाइयों को भी देखा होगा, और ईद के दिन गले मिलते हुए भी ऐसी मोहब्बत पेश करते हैं जो उसका नज़ीर नहीं है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि सब मिल करके इकट्ठा होकर के हम चाहते हैं सारे नौजवान जो भी पढ़ा लिखा तबका है या शऊर रखता है, दानिशमंद तबका है, उसको कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ वोट करना चाहिए। और अज़ीम इत्तेहाद को मैं दावत देता हूँ और अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी जैसी, बदरुद्दीन अजमल जैसी पार्टीज़ को भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो ये थे शाह अज़मतुल्ला, नौजवान सहाफ़ी, फाउंडर और प्रेसिडेंट सेव लाइफ फाउंडेशन। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।